part 4. I want all of you to make the notes along with the class only. So first question is if all the waste is biodegradable, then will this have no impact on the environment? So बेटा जो pictures हैं इसमें biodegradable waste दिखाया हुआ है. These all are vegetables and fruits. Again the vegetables, fruits, vegetables. So biodegradable. Now just to revise, biodegradable waste वो था जिसे कि बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो डाइजेस्ट कर देते थे. बट अगर सारे का सारा वेस्ट ही बायोडिग्रेडेबल हो, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पैदा ही ना हो, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही हो, तो क्या उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा? सो बेटा द आंसर इज नो. इन्वायरमेंट को फिर भी नुकसान होगा. सो लेट्स सी हाउ. नाउ राइट डाउन, इफ ऑल द वेस्ट we produce is biodegradable, अगर सारे का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा तब भी even then it will have bad bad impact on environment. अब बेटा क्यों ऐसा क्यों है? अब सपोज करो कि बहुत सारा, इट इज बिकॉज डीकम्पोजिशन एक स्लो प्रोसेस है. इज अ स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे होता है. ठीक है बेटा. सो अगर वो धीरे धीरे होता है, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? इकट्ठा होता रहेगा वेस्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन होगा. एंड पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान होता है, सेहत को नुकसान होता है, ह्यूमन हेल्थ इश्यूज. ठीक है बेटा. सो इट इज नंबर पॉइंट 1. ना पॉइंट नंबर 2. नंबर 2 जो हम सबको ही पता है, इससे क्या होता है? जो नेचुरल बैलेंस होता है इकोसिस्टम का, वो डिस्टर्ब होता है. डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. नाउ नंबर 3. बेटा अब हमें सबको पता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है उससे क्या होता है? मीथेन गैस रिलीज होती है. सो CH4 यानी कि मीथेन, जिसे हम बायोगैस भी बोल देते हैं, रिलीज होती है. और हमें सबको पता है कि जो मीथेन गैस है वो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग. नंबर 4 रीजन इज, अब अगर सपोज करो ये डिग्रेडेबल वेस्ट को हम पॉन्ड्स में डाल दे देंगे या फिर नदियों में डाल देंगे. इफ biodegradable waste is thrown into rivers, ponds, तो क्या होगा उससे? इससे क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है जो प्लांट से. ऑर्गेनिक क्या होता है? जो प्लांट से एनिमल से मिले. अगर ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन. हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस में कि जो फिशेस हैं वो क्या लेती हैं? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन. अगर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो जो मरीन लाइफ है, यानी कि जो पानी में रहने वाली जीव हैं, उनकी लाइफ को क्या होगा? अफेक्ट होगी. ठीक है बेटा. सो दीज आर द 4 रीजंस which you have to write for your exam. Now coming to next question. अगर बेटा कहता है will the impact of removing all the organism in the trophic level will be different for different trophic levels. कहता है कि अगर हम किसी भी एक ऑर्गेन, अब हमें पता है कि 3 हमारे बेसिक ट्रॉफिक लेवल्स हैं. एक प्रोड्यूसर्स हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर है ना.
So these are trophic levels. ये बेटा आपने बनाना है पेपर में. These are producers. Then there is primary consumer, secondary consumer, and then there is tertiary consumer, isn't it? So, uh, in primary consumer, there is herbivores. In secondary consumer, there are carnivores. And in tertiary also, there are carnivores. Okay. So, now कहते हैं कि अगर हम और सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हटा दें अगर तो एक लेवल के तो अगर जिस भी लेवल के हम ऑर्गेनिज्म हटाएंगे उससे इकोसिस्टम पर इफेक्ट अलग अलग आएगा या फिर सेम आएगा. सो सपोज करो कि हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर को हटा दिया. प्रोड्यूसर यानी कि ग्रास. अगर हमने इनको हटा दिया, नो सपोज वी हैव रिमूव्ड इट. अब क्या होगा? अगर ग्रास ही नहीं होगा तो ग्रास ऊपर क्या खाएगा? अगर ग्रास ऊपर कुछ नहीं खाएगा, फ्रॉग क्या खाएगा? अगर फ्रॉग कुछ नहीं खाएगा तो स्नेक फॉर्क, क्योंकि अगर ग्रास ऊपर नहीं हुआ तो फ्रॉग को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएगा. अगर स्नेक को कुछ खाने के लिए नहीं मिला, वो भी मर जाएगा. तो अल्टीमेटली सारी का सारा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा. अब सपोज करो हमने प्राइमरी कंज्यूमर को मार दिया, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है. अगर हमने प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो कि हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स उनको मार दिया तो प्लांट्स को कोई नहीं खाएगा. ठीक है. तो क्या होगा? प्लांट्स की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी. पूरी पूरी धरती पे प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाएंगे. और जो फ्रॉग्स या फिर स्नेक को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो जे जितने भी हैं जे सारे के सारे इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये मर जाएंगे. ठीक है बेटा. ओके. नाउ अगर हमने सेकेंडरी या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स को मार दिया तो क्या होगा? सिर्फ ग्रास ही बच जाएगा और प्राइमरी कंज्यूमर ही रह जाएंगे. और ये जो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो मर जाएंगे. ये बढ़ते जाएंगे तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो जाएगी. सो नाउ वी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. यस, ऑफ कोर्स, राइट डाउन. यस, द इम्पैक्ट of removing all organisms in a trophic level will be different for different trophic levels. ठीक है. जो इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन विच ट्रॉफिक लेवल इज रिमूव्ड. क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स को हमने खत्म किया है. सो नंबर 1, let's see producers. Level 1, which is producers. ठीक है. सो अगर प्रोड्यूसर्स को रिमूव कर दिया, इफ प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड तो क्या होगा? इंटायर इकोसिस्टम विल कोलैप्स. क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं बचेगा खाने का ना. बिकॉज देयर विल बी नो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है बेटा. नाउ नंबर 2 पे क्या आएगा? हर्बीवोर्स. लेवल 2. लेवल 2 पे क्या आता है हमारा? लेवल 2 को लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली. लेवल 2
that is primary consumers or herbivores. So if herbivores are removed, अगर हम इन्हें रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? Plants population will increase, but जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ऑर्गेनिज्म है डेट इज कार्निवोर्स विल डाई, वो मर जाएंगे. ठीक है. नाउ इफ वी रिमूव level 3 and 4, that is secondary and tertiary consumers, जो कि हमारे कार्निवोर्स हैं. अगर हम कार्निवोर्स को रिमूव कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा हर्बीवोर्स. अगर हर्बीवोर्स इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा खाएंगे प्लांट्स को. इंक्रीज फीडिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को भी खा जाएंगे. एंड नंबर 2 पे डिस्टर्ब हो जाएगी हमारा इकोसिस्टम. ठीक है बेटा. तो हर एक लेवल को का इफेक्ट अलग अलग आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? सो बेटा इसका आंसर लिखो. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 था ये, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2, कि अगर हम सो कहते हैं कि कोई ऐसा लेवल है क्या जिसको हम निकाल दें लेकिन कोई भी इफेक्ट ना हो इकोसिस्टम पे? तो नो, बिकॉज रिमूवल ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल, हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल को निकाल दें उससे विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, उससे इकोसिस्टम इफेक्ट होगा ही होगा. ठीक है जी. या फिर फूड की इफेक्ट होगी ही होगी. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is how do we detect the smell of agarbatti? So very important question. Beta see, it is our nose. So nose के अंदर यहाँ पे कुछ olfactory bulb लगे होते हैं. Now olfactory bulb क्या करते हैं? यहाँ पे olfactory receptor लगा होता रहता है. ये receptors हैं. olfactory receptors मैंने आपको बताया था, ये डेंड्राइट्स होती हैं बेसिकली. तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सपोज करो जहाँ से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, ना खुशबू आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो ये जो खुशबू है ये इन्होंने डिटेक्ट कर लेनी है. सो डेंड्राइट्स क्या करती हैं उसके बाद? डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाती हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाने के बाद वो ट्रांसमिट करती हैं. ठीक है. सो ये ट्रांसमिट हो रही है. तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब लगा होता है, एक नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व. ठीक है. जिसको वो चली जाती है इंफॉर्मेशन. फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? ठीक है, ब्रेन, ब्रेन के पास जा रही है. ठीक है बेटा. अब ब्रेन के पास क्या है? इफ यू आर एबल टू सी, नाउ सी, यहाँ पे स्मेल आ रही है, जे गई ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर ने भेज दी नर्व के पास, नर्व के पास से आ गई ब्रेन पे. एंड ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के पास एक ओल्फैक्टरी लोब क्या होता है? क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब, जो कि इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि हमें कौन सी, ये किस चीज की खुशबू है. ठीक है बेटा. दैट विल बी इन क्वाइट डिटेल, हमें बस इतना ही जानना है. सो लेट्स मी जस्ट राइट डाउन. अगरबत्ती releases
फ्रेगनेंस या फिर स्मेल कह लो, जो कि किस पे के पास जाएगी, जो स्मेल पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं एयर में, घुल जाती है ना, डिफ्यूज इन एयर। फिर वो क्या करते हैं, एंटर द नोज, नोज में घुस जाते हैं। नोज में घुसने के बाद क्या, कहाँ गए थे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के पास। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्मेल, वो स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या होगा, जनरेट द इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लो आप, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जनरेट हो जाती है उसके बाद क्या होता है, इम्पल्स जो है ट्रैवल करेगी वाया ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व से कहाँ पे जाएगी, टू ऑल्फैक्टरी लोब, कहाँ पे है, जो कि ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब इन द ब्रेन। एंड वहां पे क्या होगा, ब्रेन है वो रिसीव करता है एंड इंटरप्रेट करता है इम्पल्स को, जिससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल। सो हमें पता चल जाता है कि ये अगरबत्ती की खुशबू है, क्योंकि ब्रेन के पास एक बहुत बड़ा स्टोर पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जे इस चीज की स्मेल है, जे परफ्यूम की स्मेल है, जे अगरबत्ती की स्मेल है। सो ब्रेन जो है उसके पास बहुत सारी अ, खुशबू पड़ी हुई है पहले से, फिर वो मैच करता है कि किस चीज की खुशबू है और हमें झट से बता देता है कि ये अगरबत्ती की स्मेल है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। So let me just write down what is reflex action. हम सबको पता ही है वैसे, रिफ्लेक्स एक्शन इज, मैंने आपको हमेशा कहा है किसी ऐसे लिखो, स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है, मैकेनिकल, मसल के मूवमेंट से होता है, इनवॉलंटरी, लेकिन है इनवॉलंटरी, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है। रिस्पॉन्स करता कौन है, बाय वॉलंटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की आंख में लाइट मारे तो वो अपनी आंख बंद कर लेता है ना। सो क्लोजिंग ऑफ आई व्हेन फ्लैश्ड विद लाइट। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट वाज नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है बेसिकली, पहले यही देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, now what is this reflex arc, it is the pathway followed by nerve impulses in reflex action is called as reflex arc. So reflex arc क्या है बेसिकली, जो भी पाथवे फॉलो करती है नर्व इम्पल्सिस रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे, वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पे है। रिफ्लेक्स सेंटर
कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड।